नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अवनीश मिश्रा। तो आज हम पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर 4 है आज हमारा, जो कि लाइव सेशन है। लेकिन इसमें एक मेन चीज़ ये है, हम लोग कमेंट्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे। जो कमेंट्स हैं उसको नहीं बिल्कुल एंटरटेन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो studyIAS.amansharma@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, 1 ईयर हम लोग द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी के क्वेश्चंस को लेंगे। सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। तो अभी तक, जैसा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगेगी लास्ट में तो आप लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1 to 40 ऑलरेडी डन कर दिया है क्वेश्चन नंबर। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोविजन अंडर आर्टिकल 370। ठीक है, 370 कहाँ से है? JNK, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स ऑटोनमस स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब ये अगर ऐसा स्टेटमेंट देगा तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट के हिसाब से आपको डिल आउट करना है। पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्करेंस फॉर अप्लाइंग ऑल लॉज। ऑल लॉज के लिए नहीं था ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। द सेंटर कैन डिक्लेयर नेशनल स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट विदाउट मतलब कंसेंट ऑफ द स्टेट नहीं कर सकते थे, ये भी रॉन्ग है। The jurisdiction of the Parliament of the India in relation to Jammu and Kashmir is confined only to the matters enumerated in the union list। ऐसा नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से ये तीनों स्टेटमेंट गलत होंगे। एज सच अपने जैसा क्वेश्चन को देखा ना, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। एज सच अगर आपने 370 पढ़ रखा है या JNK वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है लक्ष्मीकांत से, तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है, स्टिल ये आपको मेंस में, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आएगा। इसके अलावा मेंस में मुझे नहीं लगता इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक अभी वो उठा लेंगे, सॉरी प्रीलिम्स में। ठीक है, ये है। ठीक है, मार्च 2020 का ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। इसके अलावा आपको आर्टिकल 33, 34 एंड 35 ये कंप्लीट रीड करना है, तो आप अपने पेज पे लिख लो। ठीक है, चलते हैं हम आपको लेके अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42, आर्टिकल 35A। ठीक है, डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट। अभी तक तो ये करेक्ट है, बाकी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ नहीं है। ठीक है, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन होना चाहिए ए। ठीक है, अब 35 और 370 एज सच इसमें ना, मैंने आपको बोला कुछ भी ऐसा समझाने लायक नहीं है जो आपको कुछ नया समझा दिया जाएगा। ये आर्टिकल्स आप लोगों को बस रीड करने हैं, मोर देन इनफ है। ठीक है, इवन मैं ये भी नहीं लिख रहा हूँ सेल्फ रीडिंग इज रिक्वायर्ड एज सच। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, उस टाइम लग रहा था, लेकिन अब नहीं है ये इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक में कभी भी UPSC जाता ही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलेंगे। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सांथली languages were added to 8th schedule of the Indian Constitution। ठीक है, 1991, 92, 93, ऑफ कोर्स 92, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, करंटली 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इनिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 14 लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट एडिशनल लैंग्वेजेस आर एडेड। Sindhi language was added in the 8th schedule by 21st Amendment Act
1967 Konkani, Manipuri and Nepali were added by 71st Amendment of 1992. Bodo, Dongri, Maithili and Santhali were added by 92nd Amendment Act 2003. ठीक है, जैन 2020 का ये ट्रेंडिंग टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद हम आपको ले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में ना सबसे पहले यहाँ पे देख लो करेक्ट है इनकरेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टुलू लैंग्वेज। इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में नहीं है ये। इट इज़ स्पोकन पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, नहीं। ठीक है, एज सच इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो फिर भी एक रेटिंग मान लेते हैं। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग डिमांड इंक्लूडिंग टुलू इन इंग्लिश इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट टुलू इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया और एनी कंट्री। ठीक है, की पॉइंट, टुलू इज़ अ द्रविडियन लैंग्वेज whose speakers are concentrated in the region of Tulu Nadu, which comprises the districts of Dakshina Kannada and Udupi in Karnataka and the northern part of Kasaragod district of Kerala. ठीक है, Kasaragod district is called Sapta Bhasa Samgama Bhumi, the confluence of 7 languages. The Tulu is among the 7. The oldest available inscription in Tulu are formed between 14th and 15th century AD. ये भी जैन 2020 का ट्रेंडिंग टॉपिक था। इसके अलावा हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 स्टेटमेंट बेस है, तो सबसे पहले आप लोगों को देखना ये करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट पूछ रहा है। विद रेस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बिल रीऑर्गेनाइजेस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेशन एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट। ठीक है, ये करेक्ट है। द हाई कोर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर विल बी द कॉमन हाई कोर्ट टू द यूटी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट है। अब इसमें आप बोलोगे कुछ नया समझाने के लिए, मैं तो कहूँगा इवन एक्सप्लेनेशन भी रीड आउट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। मतलब नॉर्मली आपको एक बेसिक मतलब फ्रेम देने के लिए आपके माइंड में इस क्वेश्चन को लिया गया है, बट ऐसा जिसमें ऐसा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। फुल्ली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस टॉपिक था, बट स्टिल कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो देना था, इसलिए दिया हुआ है। प्रीलिम्स में स्टेट पीसेस जो आते हैं ना वहाँ पे पूछ सकता है, और यूपीएससी तो उसको नहीं पूछने वाला। बट हमारा मेन जो पर्पस है वो स्टेट पीसेस एज वेल यूपीएससी सारे हैं, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। दर बदल कानून। स्पीकर हैज टू टेक एक्शन विद इन 6 months अगेंस्ट द डिफेक्टेड मेंबर। ठीक है, नो अपील लाइज इन एनी कोर्ट अगेंस्ट स्पीकर एक्शन। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए, देखो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इस हिसाब से हमारा होना चाहिए इसमें सी। लेकिन अब यहाँ पे ना एक क्या कहते हैं उसे, सस्पेंस है, जुडिशियल रिव्यू में आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। और विद इन 6 months नहीं होता है, टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है एज सच, तो इस हिसाब से अब इसमें जो ट्विस्ट के हिसाब से देखेंगे हम वो देखेंगे ऑप्शन डी को। ठीक है, द लॉ वॉज अमेंडेड इन 52nd Amendment Act 1985 soon after the Rajiv government came to power with a thumping majority in the wake of assassination of Prime Minister Indira Gandhi. The Congress had won 401 seat in the Lok Sabha if an elected member voluntarily give up his membership of a political party if he votes abstain from voting in such house contrary to any direction issued by his political party to or anyone authorized to do so without obtaining prior permission. There is no time limit set by the law. ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। And in Ketu Holohon case, Supreme Court ruled that judicial review lies after the decision of the speaker. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इमरजेंसी जनवरी 2020 की मतलब ट्रेंडिंग पर रहा था, तो वहीं से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को उठाया हुआ है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे आके देख लो, करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट, ठीक है। एनसीटी, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, टेरिटरी ऑफ दिल्ली, केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, करेक्ट है बिल्कुल। द असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज एम्पायर टू मेक लॉ ऑन ऑल द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, नहीं, इस हिसाब से 1 होगा। अब इसमें भी कुछ ऐसा एक टॉपिक भी नहीं है जो आपको कुछ एक्सप्लेन किया जाए इस वाले क्वेश्चन में, तो ये जनरली आप ऐसे देख लो, ठीक है। इसमें ऐसा जनवरी 2020 में ट्रेंडिंग में रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया जाए यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे, रिवर वाटर शेयरिंग, ठीक है, रिवर वाटर शेयरिंग, स्टेप्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, कहाँ से आ गया, इश्यू ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट बुक इन तमिलनाडु मीडियम फॉर इमिग्रेंट तमिल स्टूडेंट, ये भी करेक्ट है। अब देखते पहले तो जहाँ पे 2 होगा उसको रिमूव कर देते हैं सीधे, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है। कहीं भी एक्सप्लेन, ये तो मैं आपको लिखूंगा, सेल्फ रीडिंग इज रिक्वायर्ड, मीन्स में मिलेगा ये आपको, प्रीलिम्स में इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 हम देखेंगे, जो कि ठीक है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग सकता है। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। देयर मस्ट बी मिनिमम इंटरवल ऑफ 5 ईयर बिटवीन 2 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये बोल रहा है कि कम से कम जो है मतलब 5 ईयर का गैप होना चाहिए दोनों फाइनेंस कमीशन के बीच में। द फाइनेंस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, नहीं ऐसा नहीं है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ सेस विदाउट अप्रूवल ऑफ फाइनेंस कमीशन, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। करेक्ट के हिसाब से तो हमें अभी तक 2 लग रहा है, ठीक है। देखो, द यूनियन गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस एनी सेस विदाउट अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। द फाइनेंस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द नेट प्रोसीडिंग ऑफ द टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट, ठीक है, द रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। यहाँ पे भी एक काम कर लेना, एक बार ये पूरा स्टेटमेंट ना सेल्फ रीड कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, मेंस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्पररी लॉ होता है, ठीक है। खैर मुझे ये नहीं बताना अभी हम ऑप्शन पढ़ेंगे, बाद में इसको समझेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 months 6 weeks, करेक्ट है। इट कैन प्रोमुलेटेड ओनली व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, ऐसा नहीं है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। Article 123, an ordinance is a law that is promulgated by the President of India only when Lok Sabha and Rajya Sabha or either of those in not in session. So option 2 is incorrect. To become a law, it should be approved by Parliament within 6 weeks, ठीक है, of it introduced. Otherwise, it will lapse. The maximum validity of an ordinance is 6 months 6 weeks. कुछ ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन सही से मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ था लाइव सेशन पे हम लोग, तो इसको दोबारा से करेंगे। हाउ इज द इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट? अ सिंपल मेजॉरिटी इज इनफ टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस इन द यूएस वेयर एज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड, करेक्ट है। यूएस प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर ब्राइबरी
वेयर इंडियन इन इंडिया इट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक था, ठीक है, ये ऑप्शन सी होगा आपका। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इन इंडिया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट व्हेन अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द total member of the house which passed the resolution for impeachment of votes. In US, if a simple majority support impeachment, the Senate conduct a trial. Statement 2 is correct because Indian president will be impeached, ठीक है, for violating the constitution, where as the US president will be impeached for treason, bribery, etc. high crime, ठीक है। तो ये हुआ आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 हम लोग डिस्कस करेंगे। 52 भी नॉर्मली आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कंसिडर द ये निर्भया कांड से फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ अ स्टेट लॉ प्रेस्क्राइब डेथ सेंटेंस, द पावर ऑफ ग्रांट पार्डन लाइज विद गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। और स्टेट के केस में तो गवर्नर दे सकता है, बट वो कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट से, तो डायरेक्टली ऐसा स्टेटमेंट करेक्ट निकल के नहीं आ रहा। व्हेन प्रेसिडेंट डिसीजन इज आर्बिट्ररी, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइजिंग ऑफ हिज पार्डनिंग पावर, ठीक है, देन इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये करेक्ट है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बोलना है, तो इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट जो है 2 करेक्ट होगा। एज सच इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो स्पेशल आप लोगों को बताया जाएगा, तो स्टिल सेल्फ रीडिंग इज रिक्वायर्ड, सेल्फ रीडिंग आपको करनी है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फैसिलिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। ऐसा कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि दो से ज़्यादा अधिक राज्यों के सेम गवर्नर होते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट या कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू ये होता है, तो वो उसमें डाउट नहीं करना, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 है, ठीक है। और ये आपको अमेंडमेंट एक्ट ना रीड करना है प्रॉपरली। इसके अलावा आपको इसको एक बार पॉज करना है, सेल्फ रीडिंग मारनी है इस पूरे पैराग्राफ्स की। ऐसा सच इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो नया कुछ आपको बता दिया जाए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइन अ ड्यूअल रोल टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन द Indian federal system. He is constitutional head of the state as well as the representative of the center, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है which of the above provision support the governor as a representative of the center for peace and for ensuring social and economic advancement of the different section of the population in Sikkim state, ठीक है। Establishment of a separate development board for Hyderabad Karnataka region in Karnataka state, ये भी करेक्ट है। Determining the amount of payable by the government of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram to the autonomous tribal district community as royalty acquiring from license फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये नहीं है। यहाँ 3 हटा दो, नॉन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन होना चाहिए ए, सेल्फ रीडिंग। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा लगेगा तो मैं आपको खुद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक बार सेल्फ रीडिंग आप लोगों को इसमें करना है। इसका चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, जिसमें हम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया के रिगार्डिंग आपको इसमें जो है स्टेटमेंट फाइंड आउट करना। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर द फंक्शन ऑफ लॉ कमीशन, इनमें से जो भी ऊपर दिए हुए हैं
उसमें से लॉ कमीशन के कौन कौन से फंक्शन है? आइडेंटिफाई लॉ विच आर नो लॉन्गर नीडेड और रेलेवेंट, करेक्ट है। एग्जामिन द एग्जिस्टिंग लॉ इन द लाइट ऑफ डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, करेक्ट है। सजेशन लॉ टू अटेन द ऑब्जेक्टिव सेट आउट द प्रीएम्बल्स, करेक्ट है। इस हिसाब से 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। एज सच इसमें भी ना ये 2 पेज का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत बड़ा सा जानबूझ के लिखा है। इसमें भी आपको सेल्फ रीडिंग जो है स्क्रीन को पॉज करके करनी है। सेल्फ रीडिंग रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, और ये ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बेस पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। जो ऊपर स्टेटमेंट दिए हुए इसके बिहाफ पे। तो क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे, द ऑफिस इज द ऑफशूट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेक्रेटरिएट इन द प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ही फंक्शन डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट है। इस हिसाब से सी होना चाहिए इसका ऑप्शन, ठीक है। ये भी इतना बड़ा सा जानबूझ के दिया गया है आप लोगों को। यहाँ पे भी आपको सेल्फ रीडिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेल्फ रीडिंग एक बार आपको माननी पड़ेगी। इसमें ऐसा सच कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू जो आप लोगों को बताया जाए। तो एक बार ना प्रॉपर इसमें सेल्फ रीडिंग आपको मारनी है। चलेंगे इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 57। इन सरबंदना सोनवाल केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर विच एक्ट इज इनवैलिड, ठीक है। इस केस में इलीगल माइग्रेंट एक्ट के बारे में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था, ठीक है। ये भी आपको ना एक बार सेल्फ रीडिंग माननी है। आप भी तक जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, सब में आपको सेल्फ रीडिंग वाले क्वेश्चन आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ नया नहीं है, सिंपल स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट में पढ़ा तो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैं एमसीक्यू क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के। तो उस केस में क्या है, आप लोगों को इसकी रीडिंग खुद माननी पड़ेगी, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट विल बी डिस्क्वालीफाइड अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से कंडीशन ऑफ द, कौन से कंडीशन है, कौन कौन से मतलब करेक्ट है इसमें से, ये देखना हमें। इफ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, करेक्ट है। इफ एन इलेक्टेड मेंबर वोट्स और अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कंट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी और anyone authorized to do so without obtaining prior permission, बहुत करेक्ट है। कोई एक्सप्लेनेशन इसमें पढ़ने नहीं है। इवन नॉट अ सेल्फ रीडिंग इज रिक्वायर्ड, आपने पहले भी बहुत बार इसको पढ़ रखा है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, विच अमेंडमेंट एक्ट मेड इट नेसेसरी दैट एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ अ पार्टी हैव टू बी इन फेवर ऑफ अ मेजर इज वैलिड, ठीक है। 2/3 मेंबर जो हैं फेवर में होने चाहिए, तब कोई भी पार्टी का मर्जर जो है वैलिड होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं होना। 91st अमेंडमेंट 2003, ठीक है। ईयर गलत है इसमें, बाकी सारे सही हैं। तो ईयर 2003 है उसका, ठीक है। इसमें भी आपको ऐसा कुछ नहीं है जो नया पढ़ना है, ये ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ रखा है, बट स्टिल एक बार लिख देता हूँ रिवीजन के लिए। सेल्फ रीडिंग इज रिक्वायर्ड, सेल्फ रीडिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम आज के सेशन का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। इसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे। Under which of the following condition a member of a parliament will be disqualified according to the anti-defection law? Same question I think फिर से repeat हो गया है, sorry for that। कुछ नया नहीं है, आपको ऑप्शन पता ही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बस थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया गया था। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बताना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, बुरी लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक करेंगे तो मुझे बताओ भी आपको कमेंट में क्या बुरा लगा, तो हम लोग अपने आप में इम्प्रूव करेंगे। अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं।
इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा कूपन कोड STUDYIS यूज कर सकते हैं। इस पे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा ऑन द टोटल बिलिंग। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।